बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। दूरदर्शन किसान चैनल के हमारे सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों बहनों, आज भी हमारा एक खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया सेगमेंट के माध्यम से कि कृषि जगत में क्या कुछ खास हो रहा है। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से कृषि जगत की अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो क्या कुछ खास आया है सीधा मंत्रालय से, दिखाते हैं आपको। एफिड एक बहुत छोटा सा कीट है जो कि भारतीय कृषि में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सभी प्रकार की फसलों को नुकसान करता है, जैसे दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें और अनाज फसलें। इस कीट के प्रकोप से जो पौधे की पत्तियां हैं, कलियां हैं, तने हैं, वो प्रभावित होते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और ये कुछ कुछ बीमारियों का भी वाहक होता है। एफिड एक वाइट सा और हल्का हल्का सफ़ेद और हरे रंग का ये झुंड में दिखाई देते हैं और ये पौधे की पत्तियों से रस चूसते हैं, इसके रस चूसने से पौधों पर हनी ड्यू का सिक्रेशन होता है। और हनी ड्यू का जब सिक्रेशन होता है, क्योंकि ये शर्करा टाइप का एक स्राव होता है, इसके ऊपर सूटी मोल्ड डेवलप हो जाता है, तो पत्ते में एक टाइप से एक बैरियर टाइप की लेयर बन जाती है जो कि पौधे के फोटोसिंथेसिस को भी प्रभावित करती है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें कुछ विधि अपनानी चाहिए। जैसे जब भी हम खेतों में जाएं तो हमें सिंचाई प्रॉपर करनी चाहिए। दूसरा, उर्वरकों का प्रयोग संतुलित, नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक मात्रा भी इसके प्रकोप को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त नेचुरल एनिमी का हमें संरक्षण करना चाहिए। जैसे लेडी बर्ड बीटल है, इसका ग्रब्स बहुत सारे एफिड को कंज्यूम करता है, तो हमें इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल के स्प्रे से हमारे नेचुरल एनिमी को भी कम नुकसान होगा। और अगर बहुत ज़्यादा इसका अटैक दिख रहा है तो जो भी आप पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, ये सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा ही अप्रूव होनी चाहिए। इसके अलावा आप इसके नियंत्रण के जो रेजिस्टेंट वैरायटी हैं, जो एफिड रेजिस्टेंट वैरायटी हैं, उनको लगाना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। और प्रॉपर क्रॉप के बीच में स्पेसिंग भी रहनी चाहिए, जिससे कि हवा का आवागमन भी रहे। तो इस तरीके से इन विधियों से हम एफिड पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति डॉक्टर ए.के. सिंह ने खास बातचीत की हमारे दूरदर्शन किसान संवाददाता बीरेंद्र कुमार संतोष से। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए दिखाते हैं आपको। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश में है और यहाँ के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर ए.के. सिंह जी। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय भी संकल्प है सर, और आप किस तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दे रहे हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और इस जो भवन है, मुख्य भवन है, या जो सुविधाएं हैं, इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और चूँकि राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, इसलिए विश्वविद्यालय लगातार ये प्रयास करता है कि जो राष्ट्रीय छवि है वो इसकी बने और मजबूत हो। इसमें जो छात्रों का चयन हम करते हैं वो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जो ICAR कराता है, उसके माध्यम से छात्र यहाँ पर चयनित होकर के शिक्षा लेने आते हैं और
उन सबको फेलोशिप भी मिलती है, चूँकि राष्ट्रीय परीक्षा पास करके आते हैं। 24 से अधिक राज्यों में के छात्र यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। अभी जो वर्तमान में हमारे यहाँ छात्रों की संख्या 800 है। और जो डिग्री का कार्यक्रम हम दे रहे हैं, एक तो कृषि में है, दूसरा बागवानी और वानिकी में है, और तीसरा मत्स्य पालन में है। और इस वर्ष से हम शुरुआत कर रहे हैं वेटनरी साइंसेज में, मतलब पशुपालन और पशु चिकित्सा में। साथ में ही पिछले वर्ष से हमने प्राकृतिक खेती की भी यूजी लेवल की डिग्री प्रोग्राम की शुरुआत की थी। दूसरे वर्ष छात्रों का हमने एडमिशन लिया हुआ। तो यह विश्वविद्यालय ये प्रयास कर रहा है कि जो भी आवश्यकताएं हैं वर्तमान समय में और आने वाले समय में, उसके दृष्टिगत शिक्षा का पूरा विस्तार हो इस विश्वविद्यालय में। कि यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, और उसके बाद में वो अलग फील्ड की तरफ चले जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए, चूँकि अब तो सर आप कुलपति भी हैं, तो इसको रोकने के लिए या इसको उनको अपने ही फील्ड में, कृषि के फील्ड में ही उनको रहने के लिए किस तरह से आप सर उपाय कर रहे हैं? कृषि का छात्र है, डिग्री प्राप्त करने के बाद कृषि में ही रहे, ये चर्चा का विषय है। और मुझे खुशी है कि यहाँ के बहुत सारे ऐसे छात्र भी निकल रहे हैं जो कि शिक्षा लेने के बाद, डिग्री का कार्यक्रम करने के बाद उत्सुक हैं कि अपना व्यवसाय हम शुरू करें। और उसके लिए हमने अभी कुल 12 तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज की शुरुआत की है। तो डिग्री कार्यक्रम तो डिग्री वो लेंगे ही, लेकिन व्यवहारिक किसी एक विषय में उनका ज्ञान ऐसा हो कि अपनी इकाई स्थापित कर सके आएगी, उसके लिए हमने 12 तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो कि 3 महीने 6 महीने के शॉर्ट कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट आधारित कोर्सेज हैं। तो वो छात्र अलग से उसको ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद उनको कौशल जो चाहिए, जैसे शहद उत्पादन का है या मशरूम उत्पादन का है या पॉली हाउस की खेती करने का है या आपका बीज उत्पादन का है, मछली उत्पादन का है, बकरी पालन का है, तो ये छोटे छोटे 3 महीने 6 महीने का अतिरिक्त जो खाली समय रहता है शनिवार और रविवार को, जब छात्रों के लिए छुट्टी रहती है, उन समय में इन कार्यक्रमों को में भाग ले करके और उसका डिग्री वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के जिस तरह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और ख़ास तौर से सर आपका जो एरिया है वो बुंदेलखंड का है, जहाँ पर पानी की कमी है, तो ये दोहरी चुनौती है सर। एक तो जलवायु परिवर्तन और ऊपर से पानी नहीं है, तो ये दोहरी चुनौती को किस तरह से सर सामना कर रहे हैं? देखिए, ये जो बुंदेलखंड है, जैसे मैंने कहा कि पानी कम होता है और तापक्रम भी ऊंचा होता है। पीछे इस वर्ष जो भी विगत करीब का मौसम था, उसमें ये भी देखने को आया कि 1 या 2 दिन में ही 200 मिलीमीटर वर्षा हो गई। तो जो उड़द की और तिल की फसल थी वो समाप्त हो गई, करीब करीब समाप्त हो गई पूरे प्रखंड में। लेकिन कुछ अच्छा देखने को भी मिला, जो प्रयोग हमने किए थे विश्वविद्यालय के कैंपस पर, और साथ में किसानों के खेतों पर भी जो तकनीकी प्रदर्शन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया। 2 फसलें खास करके, एक जो फसल थी खरीफ मक्का और दूसरा मूंगफली, ये फसलें यहाँ की मुख्य फसलें नहीं थीं, लेकिन इन दोनों फसलों पर जो वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जो सस्य क्रियाएँ या सस्य तकनीकी का विकास किया है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और बड़ी तेज़ी से मूंगफली का क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ा हुआ है। अब आप देखिए, करीब 1,30,000 हेक्टेयर से ऊपर मूंगफली का क्षेत्रफल यहाँ पर हो गया, और बड़े दूर दूर से व्यापारी यहाँ पर आ रहे हैं। उसमें केवल 2-3 ऐसे विषय हैं जो कि उस पर करने की ज़रूरत है, जिसको विश्वविद्यालय कर रहा है। पहला, जो किसान पुरानी प्रजाति लगा रहे हैं उसको बदलने की बात है, उसके लिए विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और नई प्रजातियों का चिन्हीकरण किया गया है जो किसानों के यहाँ सफल होंगी। दूसरा, जो बोने की विधि है, कैसे बोएं जबकि पानी लगता है खेत में, जल भराव होता है, वैसे जल भराव ना हो। और एक रीज एंड फरो मेथड की बात कही जाती है, तो फ्लैट बेड बना करके उस पर कैसे ऊंचाई पर थोड़ी बुआई की जाए कि पानी किनारे से नालियों से निकल जाए और मूंगफली की पैदावार को कोई नुकसान ना हो। तो ये कुछ यंत्रों को किसानों के पास तक पहुंचाना और नए बीज को पहुंचाना, ये 2 ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर विश्वविद्यालय
लगातार काम कर रहा है, उसका प्रदर्शन हम किसानों के खेतों पर कर रहे हैं। किसान भाइयों बहनों, मौसम जो है वो बदल रहा है। ऐसे में जिस तरह से हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, उतना ही ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने पशुओं की भी बेहतर तरीके से देखभाल करें। तो बदलते मौसम में किस तरह की जा सकती है पशुओं की देखभाल, आइए जानें विज्ञान और किसान सेगमेंट के माध्यम से। मार्च के माह में तापमान में इजाफा होने लगता है। ऐसे में पशुपालकों को दूधारू पशुओं की खास देखभाल करनी चाहिए। दिन में धूप तो सुबह शाम तापमान कम होता है। इस तापांतर का पशु के सेहत पर सीधा असर पड़ता है। पशुपालकों को चाहिए कि वो पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा उपलब्ध कराएं। हरे चारे में 70 से 90% पानी होता है, जो पशु के शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। लेकिन इस मौसम में हरे चारे की उपलब्धता कम होती है, इसलिए पशुपालकों को समय रहते इसका प्रबंध कर लेना चाहिए। इसके लिए पशुपालक मार्च अप्रैल माह में मूंग, मक्का, काउपी, लोबिया जैसे हरे चारे की बुआई कर दें, जिससे गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके। इस समय भी पशुओं को संतुलित आहार दें। अधिक कार्बोहाइड्रेट वाला आहार देने से बचें। इसके अलावा पशु को एक दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाएं। पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक व आटा मिलाकर पानी पिलाना भी बेहतर होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए पशु को प्रतिदिन नहलाएं। इसके अलावा दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन को बनाए रखने के लिए पशुओं का आवास साफ सुथरा व हवादार होना चाहिए, जिसका फर्श पक्का व फिसलन रहित हो। साथ ही मूत्र व पानी की निकासी की भी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की छत भी ऐसी होनी चाहिए जो गर्मियों में अधिक गर्म न रहे। अधिक गर्मी के दिनों में छत पर 4 से 6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल देना चाहिए। पशु आवास की साफ सफाई करें। आवश्यकता होने पर रंगाई पुताई भी कराएं। पशु आवास में सीलन हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करा लें। इसके साथ ही इस मौसम में पशुओं को कई तरह के रोगों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग से बचाने के लिए टीका लगवाएं। यदि पशुओं को जुलाई अगस्त महीने में टीका लगाया गया था तो उन्हें दोबारा टीका लगवाएं। साथ ही समय समय पर पशु चिकित्सक से सलाह भी लेते रहें। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम चर्चा करेंगे नकली खाद के खतरे और असली खाद की पहचान के तरीकों पर, जिससे आपकी फसल को नुकसान न हो। नकली खाद का खतरा। हाल ही में नकली खाद के कारण कई किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। यह न केवल पैदावार को कम करता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी नुकसान पहुंचाता है। असली और नकली खाद की पहचान कैसे करें? 1. पैकेजिंग की जांच करें। असली खाद पर कंपनी का सही नाम, बैच नंबर और BIS मार्क होता है। 2. रंग और गंध पर ध्यान दें। नकली खाद का रंग और गंध अक्सर अलग होती है, जबकि असली खाद की गुणवत्ता स्थिर होती है। 3. प्रामाणिक दुकानों से खरीदें। हमेशा प्रमाणित विक्रेताओं और सरकारी केंद्रों से खाद खरीदें। सरकारी प्रयास और समाधान। सरकार ने नकली खाद की बिक्री रोकने के लिए सख्त निगरानी शुरू की है और किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। अगर आपको कहीं भी संदेह हो तो तुरंत कृषि विभाग या स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। नकली खाद से बचाव के लिए सतर्क रहें और सही खाद का उपयोग करें, जिससे आपकी फसल सुरक्षित और उपज अधिक हो। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाएं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में ऐसे किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं, और इसकी वजह यह है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है और अपनी अलग सोच के चलते एक मुकाम हासिल किया है। तो कौन है हमारे सफल किसान, जानते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट के माध्यम से। जीवामृत लाभदायक सूक्ष्म जीवों का भंडार है। इसके उपयोग से जमीन में मौजूद लाभदायक जीवाणु और केंचुए भी आकर्षित होते हैं। इसके अलावा ये कार्बनिक अवशेषों को गलाने में भी मदद करते हैं। इसके नतीजे में पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व, एंजाइम और हार्मोन संतुलित मात्रा में प्राप्त होते हैं। जीवामृत को आसानी से और अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए देसी गाय का गोमूत्र, उसका गोबर, गुड़, बेसन और पेड़ के नीचे की मिट्टी जिसमें रासायनों का इस्तेमाल न किया गया हो, और पानी। स्वास्तिक चौहान हिमाचल के रोहड़ू में रहते हैं और वो खेती के प्राकृतिक तरीके अपना रहे हैं। खुद ही जीवामृत तैयार करते हैं और उसी से मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बना रहे हैं। सेब के खेत में प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहा हूं और पिछले 2 साल से मैं उसी पे कार्य कर रहा हूं। इसमें हम मार्केट से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को छोड़कर हम जीवामृत और दूसरे कई सारे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स बना के हम अपने ज़मीन की उर्वरता बढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें कोई भी कीटनाशक और मार्केट से ख़रीदे हुए किसी भी कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम कई तरह के चीज़ें बनाते हैं, जैसे ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जीवामृत का यूज़ करते हैं, जो कि गौमूत्र, पानी और गुड़, बेसन तथा किसी पेड़ के आसपास के तने के पास की मिट्टी लेके उसे हम एक बाल्टी में डाल देते हैं और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी डंडे की मदद से हम उसे घुमाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो उसके जो जीवाणु हैं वो जीवित रहते हैं, अदरवाइज़ वो मर जाते हैं। तो वो ये प्रोसेस बनाने के बाद हम उसे जूट की बोरी से ढक देते हैं और उसको 3-4 दिन तक यही बार बार डंडे से घुमाते 2-4 मिनट तक घुमाते रहते हैं। और ये बनने के बाद हम इसे, ये नाली जो बनी आप देख रहे हैं, इसमें डालते हैं ताकि इसके अंदर इसकी उर्वरता अच्छी हो। और इसी जीवामृत की वजह से इसमें हमारे पास केंचुए तैयार हो गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले के टाइम पे हम यहाँ पे ज़मीन पे जब इसको खुदाई करते थे तो ये बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब जब से हम इसमें जीवामृत डालना शुरू कर रहे हैं तब से इसकी उर्वरता बढ़ चुकी है और केंचुओं ने इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है। उसके अलावा हम इसके तनों में भी आप देख सकते हैं हमने लेप यूज़ किया हुआ है। हमने इसमें लाल मिट्टी, गोबर और हींग, हल्दी, अलसी का तेल और गौमूत्र और इसका हमने मिक्सचर बना के हम इस पे तनों में लेप लगाते हैं, जिससे इसके जो खाल है वो साफ़ रहती है, प्लस इस पे कोई भी काई नहीं जमती। मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरता देने के लिए स्वास्तिक दलहनी फसलें भी बोते हैं। बोने से पहले बीज को बीजामृत से शोधित करते हैं। शोधित करने के बाद बीज को छांव में सुखाया जाता है और फिर अगले दिन बो दिया जाता है। फसल काटने के बाद दलहन के पौधों की ही पलवार कर देते हैं। इससे मिट्टी को प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है। स्वास्तिक फसलों के अल्टरनेरिया से बचाने के लिए लस्सी और गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और कीटों से फसलों को बचाने के लिए अग्नि अस्त्र का। दूसरी क्रॉप्स में हम इसमें अलग अलग तरह की दालों का इसमें दूसरी दालें उगाते हैं, जिसमें कि उसके बीज को भी हम पहले ट्रीट करते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के ही थ्रू आता है प्रोसेस। उसको हम बीजामृत कहते हैं। बीजामृत में हम क्या करते हैं कि उस दालों को पहले हम उसका घोल बनाते हैं
बिजाई करने के पहले हम उसे घोल को बीजामृत में डालेंगे और उसे छाँव में सुखाते हैं। छाँव में सुखाने के बाद ही हम उसे अगले दिन यहाँ पे बिजाई कर देते हैं। अक्टूबर में हम इसमें यहाँ पे बिजाई करेंगे तो ये जितनी खाली जगह है इसमें दूसरी हम ऐसी दालें उगाएंगे जो कि इसमें नाइट्रोजन बढ़ा देगा। हम इसमें नाइट्रोजन के लिए खाद ना डालने के बजाय दूसरी दालों को इसमें उगाएंगे और वो उगने के बाद हम इसी में ही उसे मल्च कर देंगे, जिससे कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी ज़मीन में। और इसी की जो हम खेती कर रहे हैं तब से आप देख सकते हैं कि इस बगीचे में पत्तों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अल्टरनेरिया की शिकायत कुछ जगह आती थी, लेकिन हम उसकी जगह लस्सी और गौमूत्र की स्प्रे करने से उसके बाद हम इसमें काफ़ी कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमने इस पर कोई भी पिछले 2 साल से कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड यूज़ नहीं किया है। रासायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण मिट्टी में जैविक कार्बन यानी जीवांश की कमी होती है। भारत के कई इलाकों में जैविक कार्बन की मात्रा 0.5% और कुछ स्थानों पर 0.2% रह गई है। ऐसे में स्वास्तिक चौहान प्राकृतिक तरीके अपनाकर न सिर्फ मिट्टी की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, अब नजर डालते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आज बात होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसी उद्देश्य के साथ शुरू की गई है कि जल की महत्ता को समझा जाए, उसका संरक्षण किया जाए। तो किस तरह से ये कारगर साबित हो रही है इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, आइए जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था।
इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें krishidarshandddk@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और एक और विशेष जानकारी आपके लिए, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।